हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक एसके। आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जब आप यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पहुँचे हैं। यहाँ पर आपके मन में जितने सवाल है, जितने कन्फ्यूजन है, सब के सब आज यहाँ दूर हो जाएगा। आपके मन में सवाल ये भी उठ रहा होगा कि क्या पेटीएम बैंक जो है वो बंद हो जाएगा? आरबीआई ने क्यों लिया इसके ऊपर एक्शन? क्या होंगे इसमें बदलाव? क्या ग्राहकों को मिलेगी ये सुविधाएं? तो फास्टैग का क्या करे? पेटीएम ने ग्राहकों के डेटा के साथ खिलवाड़ क्यों किया आखिर? यूपीआई और वॉलेट का क्या होगा? पेटीएम ने क्या कहा इसके बारे में? जो लोग पेटीएम का शेयर खरीद लिए हैं वो क्या करे? आपके सारे सवालों का जवाब इसमें मिलेगा। बस आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग पहले यह देख लेते हैं कि पेटीएम के जो फाउंडर विजय शेखर शर्मा है उनके बारे में। ठीक है, तो देखते हैं पेटीएम के फाउंडर कौन है। तो पेटीएम के फाउंडर जो है आपके विजय शेखर शर्मा है। ठीक है, इन्होंने 2010 में पेटीएम की शुरुआत की थी। विजय शेखर शर्मा पेटीएम के फाउंडर है जो कि 2010 में पेटीएम की शुरुआत किए थे। विजय शेखर शर्मा आज अरबपति है। ठीक है, लेकिन एक समय ऐसा था जब उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। वो कहाँ का रहने वाले हैं? तो विजय शेखर शर्मा यूपी के अलीगढ़ जिले के छोटे से गांव के निवासी विजय शेखर शर्मा ने अपनी मेहनत के दम पर सफलता की ऊंचाई को छुआ है। वो यूपी के अलीगढ़ जिला के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। वो भारत के ही रहने वाले हैं। आपके मन में पहला सवाल उठ रहा होगा कि क्या पेटीएम बैंक, पेमेंट बैंक जो है बंद हो जाएगा? तो सबसे पहले आपको बता दूं कि दो प्रकार का बैंक होता है। एक कमर्शियल बैंक होता है और एक पेमेंट बैंक होता है। तो कमर्शियल बैंक में आता है आपका, जैसे सरकारी हो गया, वो प्राइवेट हो गया, जो एसबीआई है, पीएनबी है, एचडीएफसी है, ये सब कमर्शियल बैंक है। ये लोन देने और लेने का काम करते हैं, लोन देने का काम करते हैं। और एक पेमेंट बैंक होता है। पेमेंट बैंक ये है जो मिनी ट्रांसफ़र, व्यापारी वगैरह हो गया, सब अपने क्यूआर कोड का इस्तेमाल करके उनके वॉलेट में पैसा जाता है, वॉलेट से वो लोग अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ठीक है, पेमेंट्स बैंक खोलने के लिए उसको दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास 100 करोड़ का फंड है। पेमेंट्स बैंक के लिए कितना है? 100 करोड़ का फंड दिखाना पड़ेगा। अगर जो कमर्शियल बैंक खोल रहा है तो कमर्शियल बैंक को दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास 500 करोड़ का फंड है। ठीक है, तब जाके वह कमर्शियल बैंक खोल सकता है। और 100 करोड़ का फंड होगा तब जाके वह पेमेंट्स बैंक खोल सकता है। तो चलिए देखते हैं थोड़ा इसके विस्तार से। पेटीएम पेमेंट बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक ने पाबंदी का ऐलान किया है। आरबीआई के मुताबिक पेटीएम ने नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए ये कदम उठाना पड़ा है। पेटीएम की कई सेवाएं 29 फरवरी से बंद हो जाएगी। आरबीआई के इस एक्शन का असर पेटीएम के शेयर पर देखने को मिल रहा है। पेटीएम के शेयर में गुरुवार के बाद शुक्रवार को भी लगातार लोअर सर्किट लगा हुआ था। शेयर में शुक्रवार को भी 20% की गिरावट आई थी लगातार, यानी 2 दिन में 40% की गिरावट आ गई है। पेटीएम के शेयर आज लुढ़क कर 900 से करीब 487 यानी 500 के नीचे आ गया है। यह पिछले 6 सप्ताह में सबसे कम कीमत है। ठीक है, पेटीएम के पास डिजिटल पेमेंट बाजार का करीब 17% हिस्सा है। ऐसे में आरबीआई की पाबंदी का असर बड़े तबके पर पड़ा है। इससे करोड़ों लोग प्रभावित हुए हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक पर आरबीआई के एक्शन के बाद बहुत से यूजर्स कंफ्यूज है। आइए आपको बताते हैं आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर एक्शन क्यों लिया, वही इसका क्या असर देखने को मिलेगा। जानिए पूरा मामला क्या है, इसके बारे में देखते हैं आगे। ठीक है, आपके मन में दूसरा सवाल होगा कि आरबीआई ने आखिर यह फैसला क्यों लिया, आखिर एक्शन क्यों लिया? तो आरबीआई ने एक्शन इसलिए लिया क्योंकि उसको लगा, उसके पास कंप्लेन आ रहा था कि पेटीएम जो है वो घपला कर रहा है। तो आरबीआई के मुताबिक पेटीएम की ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटरों की रिपोर्ट में पाया गया कि पेटीएम ने नियमों का लगातार उल्लंघन किया है। पेटीएम जो है लगातार उल्लंघन किया है। उसको 2022 से ही नोटिस पर नोटिस दिया जा रहा था। आज तक तो हम लोग सुने थे कि कोर्ट में तारीख पर तारीख मिलता है। बात आज सच भी हो गया। कोर्ट इन्हें बार बार नोटिस दे रहा था, तारीख पर तारीख ये खींचते जा रहे थे। आखिर कोर्ट को हार मानकर इनके पेटीएम बैंक को बंद करना पड़ा। चलते हैं इसके बारे में और देखते हैं। इसके बाद पेटीएम पेमेंट बैंक पर एक्शन लिया गया, यानी कहने का मतलब है कि इनको कई बार नोटिस दिया गया। ये सोच रहे थे कि हम तो बड़े बड़े लोगों के साथ है, सेल्फी खिंचवा रहे हैं, तो हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। ये सोच रहे थे ये छोटी सी बात है, हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा, सब मिलजुल के रहेगा, सब एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन ये इनको ये समझ नहीं आ रहा था कि ये कानून का, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। क्योंकि इनके पास जितने भी 35 करोड़ से ज़्यादा इनके पेटीएम अकाउंट है, जिसमें से 31 करोड़ का डाटा ही नहीं मालूम है कि वो किसका है, वो उसका फाउंडर कौन है, उसका ओनर कौन है, उस अकाउंट का मालिक कौन है, किसी को पता ही नहीं है। ये इन सब चीज़ों के बारे में इनसे कोर्ट मांग रहा था जवाब, लेकिन ये साबित नहीं कर पा रहे थे।
जिसके कारण कोर्ट ने इनके पेमेंट बैंक को 29 फरवरी के बाद से पूरा रोक लगा देगा। ठीक है, इसमें बैंक ने धारा 35A नियम लगाया है। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के 35A रूल के तहत 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक ग्राहक में कोई भी क्रेडिट, डिपॉजिट, ट्रांजैक्शन, फास्टैग और ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब है कि बैंक कोर्ट ने इन पर ये 35A नियम को लागू किया है, तो 29 फरवरी के बाद यह काम करने लगेगा। यानी कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक ग्राहक में कोई भी क्रेडिट, डिपॉजिट यानी जमा और निकासी कुछ नहीं होगा, ट्रांजैक्शन नहीं होगा, फास्टैग की सुविधा, फास्टैग यूज नहीं कर पाएंगे, ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के कस्टमर इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए जिसका भी पैसा पेटीएम वॉलेट में फंसा हुआ है वो 29 फरवरी से पहले इसको निकाल सकते हैं या किसी चीज़ में यूज कर सकते हैं, कोई शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। 29 फरवरी के बाद उसमें नया ग्राहक उसमें नहीं जुटेगा, उसका इस्तेमाल नहीं होगा। पेटीएम को 15 मार्च तक आरबीआई ने नोडल अकाउंट सेटल करने को कहा है, उससे नोडल अकाउंट सेट करने को कहा है 15 मार्च तक। ठीक है, यह होगा ही क्यों नहीं, सरकार को चाहिए ना कि किसके पास कितनी पूंजी है। जैसे कि एक आधार कार्ड पर ये फलाना आदमी के पास कितना अकाउंट है, लेकिन पेटीएम तो ये बता नहीं रहा था कि किसके पास कितने अकाउंट है, किसके पास कितना रुपया है। आधार कार्ड से जब केवाईसी कराएगा ही नहीं तो मालूम कैसे चलेगा। तो सरकार ने कहा कि इसको केवाईसी की ज़रूरत है। केवाईसी करना इसलिए ज़रूरत है कि अगर आपके पास 10 अकाउंट है तो एक आधार कार्ड से सरकार को मालूम चल जाएगा कि आपके पास 10 अकाउंट है, उसमें कितना रुपया पड़ा हुआ है, सरकार को आप टैक्स दे रहे हैं कि नहीं। यही सब के कारण इन पर एक्शन लिया गया है। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं। आपके मन में दूसरा सवाल उठ रहा होगा कि क्या जिसके वॉलेट में पैसा है क्या वह यूज कर सकता है। तो जी हाँ, बिल्कुल यूज कर सकता है। देखिए ई कॉमर्स से क्या क्या इसमें बदलाव होगा। ठीक है, तो पेटीएम ऐप पहले की तरह काम करता रहेगा। पेटीएम ऐप जो है वो पहले की तरह काम करता रहेगा। फास्टैग अकाउंट के बैलेंस का यूज कर पाएगा, जो फास्टैग अकाउंट में जो उसका पैसा पड़ा हुआ है उसका यूज कर पाएगा। 1 मार्च के बाद उसको यूज नहीं कर पाएगा। अभी तो वह करता रहेगा, सब चलेगा, नॉर्मली चलेगा। फास्टेज अकाउंट का भी, बैलेंस का भी यूज कर पाएगा, उसमें पैसा पड़ा हुआ है तो। अगर एक्सटर्नल बैंक से लिंक वॉलेट और यूपीआई काम करते रहेंगे, ठीक है, ये तीनों काम करेगा, बाकी ये दोनों पर रोक लग जाएगा। फास्टैग अकाउंट में पैसे नहीं डाल सकेंगे, यानी आपके फास्टैग अकाउंट में पैसे जो पड़ा हुआ है उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन नया उसमें दोबारा पैसा नहीं डाल सकते हैं, उस पर पूरी पाबंदी लग जाएगी। और पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सर्विस को रोक दिया जाएगा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक की जो सर्विस है उसको रोक दिया जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। आपके मन में अगला सवाल उठ रहा होगा कि ग्राहकों को क्या मिलेगी सुविधा। तो आरबीआई ने साफ कह दिया है, साफ साफ निर्देश दिया है कि पेटीएम को अपने ग्राहकों को बैलेंस निकालने और इसका इस्तेमाल करने की पूरी सुविधा देनी होगी। आरबीआई ने पेटीएम से सीधा सीधा कहा है कि जो ग्राहक है उनके बैलेंस निकालने और इसका इस्तेमाल करने यानी यूज करने की सुविधा उसको देना पड़ेगा, उस पर रोक अभी पेटीएम नहीं लगाएगा। ये सुविधा उन ग्राहकों के लिए भी होगी जिनके पास पेटीएम के सेविंग और करेंट अकाउंट है, ठीक है, या वो फास्टैग का यूज कर रहे हैं। उन सब ग्राहकों के लिए भी ये सुविधा उपलब्ध रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि यूपीआई और वॉलेट का क्या होगा। तो यूपीआई और वॉलेट का, तो पेटीएम की सभी सर्विस 29 फरवरी के बाद सामान्य रूप से काम करती रहेगी। हालांकि पेटीएम वॉलेट और यूपीआई का इस्तेमाल करने वालों के लिए कुछ बदलाव हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि पेटीएम की जो सर्विस है 29 फरवरी के बाद सामान्य रूप से काम करती रहेगी, ठीक है। हालांकि लेकिन पेटीएम वॉलेट और यूपीआई का जो यूज करते थे तो उसमें जो बैलेंस है उसका यूज करेंगे, लेकिन उसमें कुछ अब बदलाव होगा। वॉलेट में कोई भी राशि डिपॉजिट नहीं करेंगे, ठीक है, उसमें डाल नहीं सकते हैं। अगर वॉलेट में पहले से बैंक बैलेंस है तो उसे दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अगर आपके वॉलेट में कोई पैसा है तो उसकी दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अगर आप पेटीएम बैंक से लिंक वॉलेट का यूज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। पेटीएम बैंक से लिंक वॉलेट का यूज कर रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। 29 फरवरी के बाद न तो वॉलेट और न ही बैंक अकाउंट में कोई भी क्रेडिट लिया जा सकेगा। सीधे सीधे कहा है आरबीआई ने कि 29 फरवरी के बाद न तो वॉलेट और न ही बैंक अकाउंट में कोई भी क्रेडिट लिया जाएगा, ठीक है। अगर आपने पेटीएम अकाउंट को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी या किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक के अकाउंट से जोड़ रखा है तो ये काम करता रहेगा। आप यूपीआई पेमेंट का भी इस्तेमाल कर पाएंगे, आप बस पेटीएम बैंक से लिंक वॉलेट का यूज नहीं कर पाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपका पेटीएम अकाउंट स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी, अन्य किसी मान्यता प्राप्त बैंक से अकाउंट इसका जुड़ा हुआ है तो ये हमेशा की तरह काम करता रहेगा। बाकी इस पर रोक लगा है यूपीआई पेमेंट का, अभी यूपीआई पेमेंट का भी इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। बाकी पेटीएम पेमेंट बैंक जो है इससे लिंक वॉलेट का यूज नहीं कर पाएंगे। चलिए देखते हैं आगे। अगला प्रश्न आता है कि जिसके पास फास्टैग यूज करते थे तो उसका फास्टैग का क्या करें।
तो आरबीआई के नए फैसले के बाद ग्राहक 1 मार्च से ग्राहक पेटीएम पर फास्टैग सर्विस में बचे हुए अपने बैलेंस का इस्तेमाल कर सकेंगे। यानी कहने का मतलब है कि आरबीआई के नया फैसला के बाद जो कंज्यूमर है, ग्राहक है, वो 1 मार्च से ग्राहक पेटीएम पर फास्टिंग सर्विस में बचे हुए अपने बैलेंस का इस्तेमाल कर सकेंगे। और जब बैलेंस खत्म हो जाएगा तो उसके बाद उसमें डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन फास्टैग अकाउंट में और पैसे नहीं डाल पाएंगे, कहने का मतलब वही है। वही ऐसे दुकानदार जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट में पैसे रिसीव करते हैं, वो अब पेमेंट हासिल नहीं कर पाएंगे। जो दुकानदार थे जो क्यूआर कोड के माध्यम से पेटीएम बैंक अकाउंट में पैसे को रिसीव करते थे, वो अब रिसीव नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं पेटीएम ने क्या कहा। पेटीएम ने इसके बारे में क्या कहा, उसका अभी तक सुझाव क्या है। तो पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन, यानी पेटीएम की पेरेंट जो कंपनी है उसका जो मालिक है 197 कम्युनिकेशन यानी ओसीएल के मुताबिक पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई के निर्देशों के अनुसार अनुपालन के लिए काम कर रही है। कहने को तो कह रहा है लेकिन हो नहीं पाएगा, और अब ये काम और तेज़ी से किए जाएंगे। वो कह रहा है उसका मालिक 197 कम्युनिकेशन की पेटीएम पेमेंट्स बैंक आरबीआई के निर्देश के अनुपालन के लिए काम कर रहा है, और अब ये काम और तेज़ी से किए जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि वो कह रहा है कि आरबीआई जो कहा है उस पर हम लोग अनुपालन कर रहे हैं और तेज़ी से ये काम करेंगे, उसको केवाईसी कराएंगे, ये कराएंगे, फलाना ठिकाना सब कराएंगे, स्वीकार रहे हैं। ओसीएल आने वाले समय में पेटीएम पेमेंट्स बैंक नहीं बल्कि दूसरे बैंकों के साथ काम करेगा। जो ओसीएल है अब आए वाला समय में वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक में नहीं रह जाएगा, वो तो बंद हो जाएगा। अब थर्ड पार्टी की तरह अब काम करेगा, जैसे यूपीआई उसका काम करेगा, ये बैंक की तरह काम नहीं करेगा। यानी वही बोल रहा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक नहीं बल्कि दूसरे बैंकों के साथ काम करेगा। कंपनी थर्ड पार्टी बैंकों के साथ अपने मौजूदा संबंधों का विस्तार करेगी। कस्टमर अपनी मौजूदा राशि का इस्तेमाल करना जारी रख सकते हैं। ओसीएल की ऑफलाइन मर्चेंट भुगतान नेटवर्क पेशकश जैसे पेटीएम क्यूआर, पेटीएम साउंड बॉक्स, पेटीएम कार्ड मशीन पहले की तरह जारी रहेगी। वो जितना दुकान उकान में लगा रहता था, साउंड बॉक्स, क्यूआर कोड, पेटीएम कार्ड मशीन, ये सब रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यही है पेटीएम के फाउंडर, ठीक है। ये जब संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था उस टाइम ट्वीट किए थे। ये मोदी के चहेता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए जयशंकर को, ये सेल्फी लेते हुए मोदी के साथ। एक पैन कार्ड पर 1000 बैंक अकाउंट खोला गया था। कितना घपला किया था पेटीएम ने। जैसे कि राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई के प्रतिबंध लगाने का एक सबसे बड़ा कारण ये रहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के तहत एक पैन कार्ड पर 1000 से अधिक यूजर्स के अकाउंट जुड़े हुए थे। इसके अलावा आरबीआई और ऑडिटर्स दोनों के जांच में पाया गया कि पेटीएम पेमेंट बैंक नियमों का पालन नहीं कर रहा है, नियमों का उल्लंघन कर रहा है। अब कह दिया है, सबने कह दिया है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक की अब जांच होना जरूरी है। तो राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने शनिवार को कहा कि अगर फंड की हेराफेरी का कोई भी सबूत पाया जाता है तो ईडी पेटीएम बैंक पेमेंट्स बैंक पर जांच करेगा। इसी बीच पेटीएम ने स्पष्ट करते हुए कहा कि कंपनी और 197 कम्युनिकेशन के सीईओ विजय शेखर शर्मा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ईडी के जांच के दायरे में नहीं है। कंपनी ने कहा कि कुछ व्यापारी पूछताछ का विषय है, बैंक ऐसे मामलों में पूरा सहयोग कर रहा है। पेटीएम का जो ट्रेडिंग लिमिट है वो घट गया है, बोले कि 40% तक घट गया है। भारत के स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने डिजिटल भुगतान फर्म पेटीएम के शेयरों के लिए दैनिक ट्रेडिंग सीमा को घटाकर 10% कर दिया है। यह फैसला तब आया है जब कंपनी का शेयर पिछले 2 दिनों में 40% गिर चुका है। बहुत बड़ा झटका लगा है पेटीएम को। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के पास 31 करोड़ इनएक्टिव अकाउंट है, यानी कुल उसके पास 35 करोड़ ई वॉलेट है, उसमें से 31 करोड़ इनएक्टिव है। बताइए कितना घपला, सरकार को कितना धोखा दे रहे थे कि पैसा जो उसमें रखा हुआ है पेटीएम बैंक में, या तो वह काला धन है कि वो किसी का पैसा अपना पैसा है, ये कैसे मालूम चलेगा जब तक उसको केवाईसी नहीं कराया जाएगा, सरकार के अंडर में उसको मालूम नहीं चलेगा। तो गौरतलब है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के पास करीब 35 करोड़ ई वॉलेट है। इनमें से लगभग 31 करोड़ एक्टिव नहीं है, जबकि केवल लगभग 4 करोड़ ही बिना किसी अमाउंट या बहुत कम अमाउंट के साथ चल रहे हैं। यानी बड़ी संख्या में इनएक्टिव अकाउंट है, वही लाखों अकाउंट में केवाईसी अपडेट नहीं हुई है। बताइए 35 करोड़ ई वॉलेट है, उनमें से 31 करोड़ ही एक्टिव, 31 करोड़ एक्टिव नहीं है, केवल 4 करोड़ ही एक्टिव है। बड़ी संख्या में जो इनएक्टिव अकाउंट है यहाँ पे, लाखों तो अकाउंट को तो केवाईसी नहीं हुआ है इसमें। इसका जवाब तो पेटीएम फाउंडर को देना ही पड़ेगा। पिछले कुछ दिनों से अब तक पेटीएम को $2 अरब का नुकसान हो चुका है। आरबीआई के निर्देश के बाद 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड जो पेटीएम ब्रांड का मालिक है के शेयर में पिछले 2 दिनों में 40% की गिरावट आई है। शुक्रवार को बीएसई पर स्टॉक 20% गिरकर 487 रुपये पर पहुंच गया। 2 दिनों में कंपनी का मार्केट कैप 17,378 करोड़ रुपये घटकर 30,931 करोड़ रुपये हो गया है। वाह, इतना बड़ा झटका। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपको नए नए अपडेट डेली मिलते रहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए खबर के साथ। धन्यवाद।